पर्पटी कल्पना। आज हम पर्पटी कल्पना के बारे में पढ़ाएंगे। पर्पटी क्या होती है? पर्पटी यानी कि पापड़ जैसी जो संरचना है उसको हम पर्पटी कहते हैं। पर्पटी जो शब्द है वो किससे बना है? वो पर्पट से बना है और पर्पट का मतलब होता है पापड़। यानी कि इसमें जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है इसमें ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग रूप पर्पटी बन जाता है। मतलब पर्पट से ही पर्पटी बना। पर्पट मतलब पापड़ और पर्पटी मतलब पापड़ की तरह की जो औषधि होती है या जो कल्पना तैयार की जाती है उसको हम पर्पटी कल्पना कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? अगर एक सामान्य यानी कि पर्पटी बनानी है तो उसके लिए शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक इन दोनों को अच्छी तरीके से घोट करके इसकी पहले कजली बनाई जाती है। फिर इस कजली को अग्नि पर मतलब किसी पात्र में लेकर के, लोहे की कढ़ाई हो और अगर छोटे लेवल पर बनाना है तो कलछी भी ले सकते हैं, तो इस कजली को अग्नि पर क्या करना पड़ता है? पिघलाना पड़ता है। फिर इस पिघली हुई कजली को केले के पत्तों के मध्य में ऊर्ध्वाध गोबर द्वारा दबाकर, मतलब ऊपर से गोबर से दबा करके इसको क्या है चिपटाकार बनाने को ही क्या कहते हैं? पर्पटी कल्पना कहते हैं। यानी कि पाद और गंधक की पिघली हुई कजली को दो केलों के पत्तों के बीच में दबा करके जो कल्पना तैयार की जाती है उसी को ही अब क्या कहा गया है? पर्पटी कल्पना। हमने पहले बंद पढ़े थे जिसमें कि एक बंद आया था पोट बंद। उस समय भी हमने बताया था कि पर्पटी जो कल्पना है रसौंधी की वो पोट बंद है। तो पर्पटी एक प्रकार का क्या है? ये पोट बंद होता है। पर्पटी जो है ये समस्त बाल रोगों को नष्ट करती है। इसकी हिस्ट्री क्या है? पर्पटी का इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्पटी उपयोग के साथ ही पारद का आभ्यंतक प्रयोग आरंभ हुआ। मतलब पारद को जो आभ्यंतक रूप में यानी कि औषधि के रूप में जो लेने की प्रक्रिया शुरू हुई वो एक तरह से देखा जाए पर्पटी के उपयोग से ही स्टार्ट हुई। सबसे पहले पर्पटी कल्पना का जो वर्णन है वो रसेंद्र मंगल में देखने के लिए मिलता है, जो कि 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। किसमें? रसेंद्र मंगल में 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसके राइटर है नागार्जुन। तो नागार्जुन विरचित 8वीं शताब्दी के ग्रंथ रसेंद्र मंगल में पर्पटी का वर्णन है, जिसमें पारद, गंधक, ताम्र और विष यानी कि वसनाभ है यहाँ। तो इनके संयोग से जो पर्पटी है वो बनाई गई थी, जिसका प्रयोग किसमें? कुष्ठ रोग में वहां पर बताया गया है। रसेंद्र मंगल में पारद, गंधक, ताम्र और वसनाभ। इसलिए पर्पटी का जो आरंभ है वो 8वीं शताब्दी से ही माना जाता है। फिर 11वीं शताब्दी में भी आचार्य जो चक्रपाणि दत्त है उन्होंने जो चक्रदत्त लिखी उसमें गृहिणी चिकित्सा जो अध्याय है उसमें पर्पटी का वर्णन देखने को मिलता है। तो नागार्जुन ने पर्पटी का वर्णन कहाँ किया गया है? कुष्ठ रोग में किया है। और फिर 11वीं शताब्दी में चक्रपाणि ने चक्रदत्त में गृहिणी रोग में मतलब गृहिणी की चिकित्सा में इसका उपयोग बताया है। तो ये इस तरीके से दो चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले 8वीं शताब्दी के जो रसेंद्र मंगल है उसमें ही पर्पटी कल्पना का वर्णन देखने के लिए मिलता है। अग्नि संस्कार से पर्पटी में क्या होगा? अग्नि संस्कार क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? पर्पटी में क्या है? दीपन, पाचन और ग्राही गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। तो यही कारण है कि इसका जो उपयोग है चक्रदत्त में कहा गृहिणी चिकित्सा को, क्योंकि आम का पाचन करेगा, गृहिणी रोग और इसी तरीके से कुष्ठ रोग में भी। तो ये पाचन, दीपन और ग्राही गुणों को जो है ये उत्पन्न करता है पर्पटी। पर्पटी के जो द्रव्य भेद से अगर देखा जाए तो पर्पटी दो प्रकार की बताई गई है। एक सगंध पर्पटी है और दूसरी निर्गंध पर्पटी है। सगंध है जैसे कि नाम से पता चल रहा है सगंध पर्पटी, यानी कि इसमें पारद तो होगा ही, साथ में इसके गंधक भी होगा। यानी कि पारद और गंधक के योग से जो पर्पटी तैयार होगी वो सगंध पर्पटी होगी। तो इसके अलावा पारद और गंधक तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा हम इसमें और भी द्रव्य मिला सकते हैं कोई भी, जैसे कि इसमें स्वर्ण, रजत, लोह, मंडूर आदि। तो
तो उसी हिसाब से इस पर्पटी का नाम और उसी हिसाब से रोगों में इसका प्रयोग हो जाता है। जैसे कि रस पर्पटी, तो रस पर्पटी में क्या होगा, सेब पारद और गंधक। स्वर्ण पर्पटी में पारद गंधक स्वर्ण हो जाएगा। ताम्र में पारद गंधक ताम्र। इसी तरीके से आगे की लोह पर्पटी, मंडूर पर्पटी, गगन पर्पटी आदि। इसी तरीके से क्या है, निर्गंध, यानी कि जिसमें गंधक का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही इसमें पारद का प्रयोग, यानी कि बिना पारद और गंधक के प्रयोग से जो पर्पटी तैयार की जाती है उसको हम निर्गंध पर्पटी कहते हैं। इसका भी स्वरूप कैसा रहता है, पर्पटी की तरह ही होता है। तो इसलिए हम इसको पर्पट, क्योंकि पर्पटी की तरह यानी कि पापड़ की तरह संरचना होती है, इसलिए हम इसको पर्पटी ही कहेंगे। लेकिन कैसी, बिना पारद और गंधक के। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे श्वेत पर्पटी है या फिर मल्ल पर्पटी है। श्वेत पर्पटी में क्या होगा, इसमें नौसादर होगा, कलमी शोरा होगा और फिटकरी आदि का यूज होता है। तो इसमें क्या है, पारद और गंधक नहीं है। तो इस तरीके से पर्पटी के जो द्रव्य भेद है उससे दो भेद बताए गए हैं, सगंध पर्पटी है और दूसरी निर्गंध पर्पटी है। अब सगंध पर्पटी है, उसके कुछ एग्जाम्पल जो हमने पीछे पढ़े थे, जैसे रस पर्पटी में मैंने बताया पारद और गंधक, ताम्र में पारद गंधक, ताम्र और वसनाभ ये होता है कितना। और अगर किसी का रेशियो मात्रा नहीं दी होती तो उसका मतलब होता है वो सब संभाग मात्रा में लिए गए हैं। तो क्या है, पारद गंधक, ताम्र पर्पटी में पारद गंधक ताम्र और वसनाभ लिया जाएगा। स्वर्ण पर्पटी में क्या है, पारद गंधक और स्वर्ण लेंगे। लोह पर्पटी में पारद गंधक लोह लेंगे। गगन में पारद गंधक अभ्रक लिया जाएगा। तो ताम्र पर्पटी में कितने हैं, 4 हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर बोल पर्पटी है, पारद गंधक और बोल का चूर्ण लेते हैं इसमें। पंचामृत में क्या हो गए, पंचा है तो 5 लेंगे, यानी कि पारद गंधक लोह, ताम्र लोह और अभ्रक। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी पंचामृत पर्पटी। निर्गंध पर्पटी में क्या है, श्वेत पर्पटी है या मल पर्पटी है, इसमें सूर्य क्षार, स्फटिका और नौसाधर। सूर्य क्षार को कलमी शोरा भी बताया गया है। तो ये इस तरीके से सगंध पर्पटी और निर्गंध पर्पटियां हैं। इसको बनाने कैसे बनाते हैं और बनाने के लिए कौन से उपकरण चाहिए होते हैं। तो पर्पटी निर्माण के लिए पहले लोहे का चूल्हा हो या कोई भी चूल्हा हो, जरूरी नहीं है लोहे का ही हो। चम्मच होनी चाहिए, छोटी चम्मच होनी चाहिए, चाकू होना चाहिए, कलछुल होनी चाहिए, गोमय, कदली पत्र, गोघृत, बेर की लकड़ी का कोयला, क्योंकि कोयले की आग से ही मतलब अग्नि देर तक जलती है, इसलिए इसमें लकड़ी के कोयला। पर्पटी का निर्माण कैसे करेंगे, सबसे पहले हम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की क्या करेंगे, कजली बना लेंगे। फिर जमीन पर हम ताजे गोबर को बिछा देंगे, फिर उसके ऊपर रख देंगे केले का पत्ता, ठीक है, यानी कि जमीन के ऊपर गोबर, गोबर के ऊपर केले का पत्ता, और एक दूसरे केले के पत्ते को भी डंठल निकाल करके क्या करना है, उसमें गोबर भर के पोटली बना के रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, पहले जमीन के ऊपर गोबर बिछाना है, उसके ऊपर केले का पत्ता लेना है, फिर एक अलग से केले का पत्ता है उसके अंदर गोबर भरा और उसकी पोटली टाइप बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो कजली है, कजली को मतलब क्या करना है, किसी भी कलछी में या फिर कोई भी लोहे का पात्र हो, इसमें थोड़ा सा घी डालना है और इसमें क्या करना है, फिर कजली डालनी है और इसको आग पे गरम करना है तब तक जब तक कि वो द्रवित ना हो जाए, पंखवत, पंख मतलब कीचड़ के समान द्रवित ना हो जाए। गरम करते करते हुए क्या करते हैं, हम उसको जो है कलछी से चलाते रहते हैं जिससे कि कजली जो है वो कलछी में ना चिपके और उसके किनारों में ना लगे, ठीक है। यानी कलछी में क्या करना है, घी डालना है, उसमें कजली डालनी है, लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक कि वो पिघल ना जाए, यानी कि द्रवित ना हो जाए। अब क्या करेंगे, फिर कजली के जब पूर्ण रूप से द्रवित हो जाती है तो पूर्ण रूप से द्रवित हो जाने के बाद में जो केले का पत्ता, यानी कि जो गोबर के ऊपर जो केले का पत्ता बिछा हुआ था, उस केले के पत्ते के ऊपर इस पिघली हुई जो कजली है उसको फैला देते हैं। फिर जैसे ही डालते हैं तुरंत जो हमने पोटली बना के रखी थी उस पोटली से उस कजली को दबाते हैं। तो इस तरीके से पापड़ के समान संरचना बन जाती है, ठीक है। तो कजली के पूर्ण रूप से द्रवित होते ही गोबर पर रखे केले के पत्ते पर फैलाकर शीघ्र ही दूसरे केले के पत्ते की पोटली से दबा देते हैं।
कजली अब क्या है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर ये द्रवित हो जाती है, यानी कि 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रवित हो जाते हैं। अतः परपटी निर्माण हेतु मृदु अग्नि की जरूरत होती है, यानी कि मृदु अग्नि इतनी होती है, ज़्यादा तेज अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल तो देखा जाए तो एलपीजी के द्वारा ही कम अग्नि पर कजली को द्रवित कर लेते हैं, गैस पे, या मतलब इनका मतलब गैस से ही है, आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार दबाने पर क्या होगा, गोबर की जो शीतलता है, जो गोबर पे जो ठंडक है, उससे ठंडी होकर चपटे स्वरूप में जो पपड़ी है वो आ जाती है पापड़ को, क्योंकि गोबर की शीतलता केले के पत्ते से थोड़ी लगेगी और फिर उसको ठंडी होकर कैसी पापड़ के समान ये हो जाती है। आचार्य यादव जी हैं, उनके अनुसार तो चूल्हे पर तवा रखकर उसके ऊपर 1 अंगुल मोटा बालू का स्तर बिछा देते हैं, फिर उस पे कजली की कढ़ाई रखकर पिघलाकर परपटी बनाने से अधिक गुणवान होती है। मतलब ये आचार्य यादव जी कहते हैं कि चूल्हे के ऊपर हमने क्या करा, मोटा बालू का वो बना दिया, अब उसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे जिसमें कि कजली को पिघलाएंगे। तो इस तरीके से ये बताया गया है। सावधानी हमें क्या रखनी है, जो लोह दर्वी है यानी कि जो कलछी थी, इसमें कजली पिघलाने पर घृत को अल्प मात्रा में ही प्रयोग करना होता है, नहीं तो क्या है, कजली से मतलब अल्प मात्रा में करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और कजली को जलने से बचाने के लिए ही यहाँ पर घी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि हम कजली में घी का प्रयोग क्यों करते हैं, पिघलाने के लिए, जिससे कि कजली जले नहीं। परपटी बनाने में ताजा कदली के पत्र के बीच का डंठल निकाल करके बिना फटा हुआ प्रयोग करना होता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, यानी कि डंठल निकाल दी उसके बीच की और बिना फटा हुआ होना चाहिए केले का पत्ता। परपटी निर्मित हो जाने पर, अब क्योंकि घी है कजली में तो उसमें स्नेहांश है, तो उस स्नेहांश को अलग करने के लिए जो परपटी तैयार होगी उसको हम गरम जल से धो लेते हैं, यानी कि प्रक्षालन कर लेते हैं। फिर चौथी सावधानी क्या है, समतल पिधानक, यानी कि जो हमने पिधानक लिया था, ये जो पोटली टाइप, इसके मतलब एक पिधानक भी होता है जिससे कि तुरंत जो है उसको दबा देते हैं। तो इस स्थान पर हम गोमें निर्मित पीठिका का प्रयोग भी कर सकते हैं, वही जो हमने पोटली बनाई थी केले की उसकी, या फिर पिधानक भी लेते हैं। तो इसमें मतलब हमने तो खैर पोटली के तरीके से ही इसमें बताया गया है। परपटी का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, यह रस रसायन कल्पनाओं में परपटी कल्प अति महत्वपूर्ण औषधि है। परपटी मुख्यतः मंदाग्नि और दुर्बल पित्तजन्य संग्रहणी की विशेष औषधि है। अभी मैंने बताया पहले कि दीपन पाचन का काम करती है और ग्राही होती है, तो उस हिसाब से इन्हीं रोगों में जैसे मंदाग्नि में या दुर्बल पित्तजन्य संग्रहणी है, आंत की शक्ति को बढ़ाती है। परपटी का अवशोषण आमाशय में न होकर के क्या होता है, घृणी, पक्वाशय, विद्रण, ये तो अंडरस्टूड बात है कि जो है इंटेस्टाइन जो है उसी में ही अवशोषण होता है। परपटी का प्रयोग, परपटी का हम 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, एक होता है इसमें सामान्य प्रयोग और दूसरा होता है इसमें कल्प प्रयोग। सामान्य प्रयोग में तो हम जैसे मेडिसिन की तरह ही परपटी को 1 से 2 रत्ती की मात्रा में दिन में 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन कल्प प्रयोग में कैसे देते हैं हम इसे, परपटी के कल्प प्रयोग में 1 रत्ती से हम स्टार्ट करते हैं परपटी और 10 रत्ती तक, यानी कि प्रतिदिन हम 1-1 रत्ती की डोज बढ़ाते हैं, यानी कि एक दिन की डोज 1 रत्ती हो गई, फिर दूसरे दिन हम 2 रत्ती, तीसरे दिन 3, 4, इस तरीके से 10 रत्ती तक जब बढ़ जाती है डोज, फिर से उसको हम कम करते हैं, यानी कि 10 हो गई, फिर 9, 8, 7, 6, इस तरीके से अवरोही क्रम में फिर से दी जाती है। तो इसको कहते हैं कल्प प्रयोग। सामान्यतः परपटी कल्प 40 दिन तक का इसमें बताया गया है। इस कल्प रूप में क्या करेंगे हम, क्या करना है, दूध, तक्र, आम्र रस में से किसी एक का यथेष्ट प्रयोग कराया जाता है, यानी कि या तो दूध का प्रयोग या तक्र का प्रयोग या आमरस का प्रयोग ये लिया जाता है। इसमें क्या है, जब इसका सेवन कर रहे होते हैं, किसमें, कल्प प्रयोग की बात बताई जा रही है इसमें, यानी कि दूध, तक्र और आमरस ही लेते हैं। कल्प में अन्न, जल और लवण नहीं लिया जाता, यानी कि खाना नहीं लिया जाता है, न अल है न जल है। सामान्य प्रयोग में भ्रष्ट, जीरक चूर्ण एवं तक्र से परपटी का प्रयोग भी
किया जाता है, जो ऊपर हमने बताया गया है। यानी कि जो परपटी का जो प्रयोग है, सामान्य प्रयोग में हम जीरे के चूर्ण से भी ले सकते हैं, या तक्र और जीरे के चूर्ण से भी हम परपटी को ले सकते हैं। तो समझ में आ गया। यानी कि सामान्य प्रयोग होता है और इसका कल्प यानी कि एक एक रत्ती हम बढ़ाते चले जाते हैं, फिर उसको घटाएंगे उसी क्रम में। और कल्प प्रयोग में जब सेवन करते हैं तो दूध, तक्र और आमरस का सेवन करते हैं, जल, अन्न का निषेध है। और सामान्य में क्या करना है, जीरक चूर्ण और तक्र से भी हम परपटी का प्रयोग कर सकते हैं। पथ्य में क्या लेना है, परपटी के सेवन में जब पथ्य सेवन दूध है, तक्र का सेवन है, ब्रह्मचर्य पालन है, घी, धनिया, जीरा, सैंधव मिश्रित व्यंजन, पुराने साली चावल, भात, बथुआ और मूंग। अपथ्य में क्या लेना है, तीक्ष्ण वायु, धूप, मानसिक चिंता, आहार विषमता, व्यायाम, अति परिश्रम, स्नान, अति संभाषण अपथ्य है। पके केले का फल, नीम आदि तिक्त पदार्थ, अम्ल पदार्थ यानी कि खट्टे, दही, गुड़, अन्न और लवण, इन सब का क्या बताया गया है, निषेध बताया गया है। परपटी जब सेवन करें, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो कल्प हो, तो ये जो है अपथ्य बताए गए हैं। तो परपटी रसायन के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।